बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यूर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज हम अपना प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो एक ऐसे टॉपिक से शुरू करेंगे जो तन्हाई है। तन्हाई इंसान को, जिसे हम कहते हैं ना कि कहीं का नहीं छोड़ती। तन्हा इंसान अपने आप को बिल्कुल बर्बाद कर देता है, या फिर लोग उसको तन्हा छोड़ के उससे बर्बाद कर देते हैं। तन्हाई एक बीमारी भी है, आपकी मेंटल सिचुएशन के हिसाब से भी। मगर सवाल ये बनता है कि लोग आपको तन्हा करते हैं या ख़ुद आप अपने आप को तन्हा कर लेते हैं। क्योंकि सारी ज़िंदगी आप काम करते रहे, नौकरी करते रहे, उस सिलसिले में तो औलाद जो है आपकी, उसके साथ आपका कोई रिश्ता और ताल्लुक़ पैदा ही नहीं हुआ, ना बाउंडिंग हुई। जब आप 65-70 साल की उम्र में रिटायर्ड हुए, अपने काम से जान छुड़ाई, तब आपकी औलाद जो है वो जवान हो चुकी है। अब उस टाइम पे आपकी औलाद से आपकी कोई इस तरह की कुर्बत ही नहीं है, आपका सिलसिला मोहब्बत कुछ नहीं है। अब आप अकेले तन्हा बैठे हैं और आपकी औलाद बिज़ी हो गई है। इस पे बात करेंगे। साहिबजादा काशिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब बाप जो है वेला है, वक्त मांग रहा है। हाँ, सही बात है। मगर बच्चों के पास वक्त देने को नहीं है, क्योंकि अब वो जवान है। सही बात है। ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है जी। असल में ना तन्हाइयाँ ना दो किस्म की हैं। तन्हाइयाँ पहली है तन्हाई, एक है जो बहुत ही कर्बनाक तन्हाई है। ये जवानी में भी मिल सकती है, ये बुढ़ापे में भी मिल सकती है, ये उम्र के किसी हिस्से में आपको मिल सकती है। और एक तन्हाई है जो खूबसूरत है, जिसमें रौनकें लगी हुई हैं। एक सरकार वैसे सबका शेर है कि वासिफ जहान फ़िक्र की तन्हाई या ना पूछ, अहले कलम के वास्ते खिलवत भी अंजुमन। वो तन्हाई में उनके मेले लगे हुए होते हैं। जितने राइटर हैं तन्हाई में काम करते हैं, जितने मुसव्विर हैं तन्हाई में काम करते हैं, जितने अल्लाह वाले हैं वो अल्लाह से लौ लगाने के लिए तन्हाई का सहारा लेते हैं। वो बाबे गुरु ये वो सब जंगलों में चले जाते थे, आपको पता है पहले कि तन्हाई यात्रा कहते हैं ना, तीर्थ यात्रा में चले जाते थे। तो सेल्फ की अवेयरनेस के लिए तन्हाई दरकार है आपको। हाँ। तो एक होगी रौनक वाली तन्हाई और एक होगी कर्बनाक तन्हाई। अब ये जो कर्बनाक तन्हाई है ना, ये आप अगर गौर करें, हालांकि हम इंसानों के हजूम में रहते हैं, दाएं बाएं हमारे हर तरफ इंसान ही इंसान है, शोर ही शोर है, शोर ही शोर है। तो अगर आपका कोई साथी ना हो तो मेला भी तन्हाई है। एक दफा सरकार वैसे ने कहा कि तुम्हें पता सबसे ज़्यादा तन्हाई कहाँ मिलती है? मेले में। कोई किसी को नहीं जानता, कोई किसी से वाकिफ़ नहीं है, हर कोई अपना मेला देखने गया हुआ है। तो ये दुनिया भी एक मेले की तरह ही है, हर कोई अपने अपने काम पे लगा हुआ है, अपना अपना जुड़ा हुआ है। थोड़ी देर के लिए आप इकट्ठे होते हैं, साथ बनता है, रौनक मेला लगता है, उसके बाद तन्हाई। या तो फिर हो ना कि आप इतने मज़ेदार आपकी शख्सियत बनी हो कि लोग आपको तन्हाई ना छोड़ें। दूसरा पहलू क्या है? एक आपने ये क्लियर किया, दूसरा एक तो मैंने कहा ना कि एक है कर्बनाक तन्हाई। कर्बनाक ठीक है। कर्ब है उसके बीच में, उसके बीच में डिप्रेशन है, उसके बीच में बैड थॉट्स हैं, सुसाइडल थॉट्स हैं, बैड मेमोरीज कह लें, लोगों के दिए हुए रवैये बुरे वो है, उसके बीच में गिले हैं, शिकवे हैं, शिकायतें हैं, आपकी अल्लाह से, आपकी लोगों से, हर तरह से आपकी शिकायतें मौजूद हैं। एक तन्हाई ये बुरी वाली तन्हाई है और एक अच्छी तन्हाई है। अच्छी तन्हाई मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छी होती है। ये इसको हासिल करने के लिए लोग मेहनत करते हैं, उसमें बड़ा सुकून होता है। उसमें बड़ा सुकून होता है, क्योंकि आप सेटिस्फाइड है उस तन्हाई से। और जिस तन्हाई में आप डिससेटिस्फाइड हैं, ये वाली तन्हाई जो है ये तो कर्ब ही कर्ब है। एक जगह सरकार वैसे साहब ने कहा कि जितने भी कामयाबियों के सफ़र है बेसिकली वो तन्हाइयों के सफ़र है। हम अपने बच्चों को पैसा कमाना सिखा रहे हैं, हम उनको तन्हाइयों से बचा नहीं रहे हैं। जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए निकला हुआ है ना,
वो पैसा तो शायद पता नहीं कमाता है या नहीं कमाता, तन्हाई ज़रूर कमा लेगा वो। एक साहब को मैं जानता हूँ, एक हफ्ता उनकी वालदा उनको फ़ोन करती रही हैं और उन्होंने फ़ोन नहीं अटेंड किया, एक ही शहर में रहते हुए। अब अगर मुद्दा आपका पैसा इतना बड़ा हो गया है, आपकी मसरूफियत इतनी बड़ी हो गई है कि आपके वालिदैन से भी बड़ी हो गई है, आप उनको आइसोलेशन दे रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन नहीं है कि कल को आपको आइसोलेशन नहीं मिलेगी। ये जो हमारे रिलेशंस हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हुए हैं, बड़े खूबसूरत रिलेशन है। हम लोग जिसको कहते हैं ना कि बेहिस ना बस हों, अगर इंसान बेहिस होना शुरू हो जाए ना, और बेहिसी कैसे पैदा होती है? बेहिसी पैदा होती है कि जब आप की मोहब्बत मादी चीज़ों में ज़्यादा घुस जाती है। ये तन्हाई की इन्वेस्टमेंट हम खुद कर रहे हैं अपने बुढ़ापे के लिए। जी हाँ। अच्छा, बच्चों को सबसे ज़्यादा हम तन्हा कर देते हैं, हम ही करते हैं। माँ बाप अपने कामों में इतना बिजी होते हैं कि बच्चों के लिए टाइम तो नहीं होता। सबसे पहले फिर अगर तन्हाई का शिकार कोई हुआ तो बच्चे हुए ना। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने उनको मसरूफ़ करने की कोशिश की है ये मोबाइल, गैजेट्स, वाईफाई, टीवी सब कुछ दे के, मगर तन्हाई के साथ। लेकिन ये कोई दोस्ती नहीं है। ये आप सुन सकते हैं कि वन वे ट्रैफिक है, आप बोल नहीं सकते। आप रिसीव कर रहे हैं, अब बोलेंगे कैसे? आपको तो तन्हाई दूर करने के लिए गुफ्तगू दरकार है। दो सहेलियां बैठ जाएं, 4 घंटे पता नहीं चलता उनके किधर गए, है नी? तो लेकिन ये जो हम दे रहे हैं ना, फना वाली चीज़ें दे रहे हैं हम अपने बच्चों मगर को। माँ बाप ये कहते हैं कि कमाना भी तो ज़रूरी है, इन्हीं के लिए तो कमा रहे हैं, इन्हीं के फ्यूचर के लिए कमा रहे हैं। कमाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, अच्छा पहनेंगे कहाँ से, अच्छा इनके लिए हम सारा कुछ सफ़र कर रहे हैं। इनको समझ आनी चाहिए, इनको पता होना चाहिए। तो ये तनहा नहीं है, ये इनके लिए सब कुछ हो रहा है। फिर देखें, एक डाकू था जंगल में ना, जो हर गुजरने वाले को लूटा करता था। एक बाबा आया तो डाकू ने कहा कि निकालो सामान। उसने कहा ये एक मेरे पास पोटली है, ले लो, तुम ले लो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये तुम क्यों करते हो? उसने कहा बच्चों के लिए। कहाँ से खाएंगे, कैसे बढ़ेंगे? तो मैं तो उनके लिए कमाई कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा तुम एक काम करो, ये पोटली ले जाओ घर और अपने बच्चों से कहो कि मैं तुम्हारे लिए ये दोज़ख लेके आ रहा हूँ, आग लेके आ रहा हूँ, इसका रिज़ल्ट कल को अच्छा नहीं है। तुम मेरे साथ जन्नत में चलने के लिए तैयार हो? क्योंकि इन हरकतों से तो मैंने जन्नत में जाना है। तो तुम तो मेरे घर वाले हो, चलो मेरे साथ। सबने कहा कि जी हमने नहीं कहा आपको कि आप हमारे लिए दोज़ख लेके आए घर पे। हमें रोटी खिलाएं, हमें टाइम दें, हमारे साथ बैठे, हमारे लिए इतना काफ़ी है। ये तो आपकी अपनी चॉइस है। तो आप जिनके लिए कमा रहे हैं उनको इग्नोर करके आप क्या कमा रहे हैं? बीवी भी तन्हाई का शिकार होती है। बहुत से रिश्तों में दोस्त यारी में पड़े हुए होते हैं, शौहर शादी करके बीवी ले आते हैं और जाकर वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ्री टाइम पे अपने दोस्तों में बैठ जाते हैं, दोस्ती यारी में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी बैठक में करते हैं, सारा दिन अपने काम में करते हैं। जी हाँ। घर आ जाते हैं तो फिर घर में भी ऑफिस का काम ले आते हैं, उधर की भी पटीके ले आते हैं। सारा दिन जो रह जाएगा, कोई छुट्टी का दिन रह जाएगा, उस दिन फ़ोन पे लगे रहेंगे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने और किसी जानने वाले, किसी कारोबारी बंदे के साथ। आप इसी चक्कर में लगे हुए हैं। आपने अपनी बेगम को भी टाइम नहीं दिया। वो जो अकेली औरत बैठी हुई है, जो सारा दिन आपके बच्चे पाल रही है, आपके घर वाले देख रही है, आपके माँ बाप को देख रही है, आपके घर की सफाई देख रही है, इंजन मशीन की तरह उसने अपना सारा निज़ाम इधर उधर चेंज करके आपके इंतज़ार में सज बन के तैयार होकर भी बैठी और आपको एंटरटेन भी कर रही है, मगर उसके बावजूद उसको भी तनहा छोड़ दिया। इस पर भी बात कीजिएगा ब्रेक के बाद। इस औरत की तन्हाई को कैसे देखते हैं आप? फिर ये तो तन्हा है ना औरत। ये देख लें, आप तन्हा नहीं कर रहे औरत को, आप अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं। क्योंकि आप अगर समझते हैं कि आपने उसको पैसे दे दिए, आपने घर के बिजली के अखराजात पूरे कर दिए, आपने बिल सारे अदा कर दिए, तो आप समझते हैं कि आपने यू हैव डन योर जॉब। इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब, एक छोटा हिस्सा है आपका। आपकी असल जो आपकी ज़िम्मेदारी है वो है बीवी, बच्चे
और घर के ये मर्द तो ये समझते हैं ना कि रात को एक ही कमरे में सो जाना ठीक है, मैं अपने बीवी के सारे हुकूक पूरे कर रहा हूँ, मैं तो आ गया हूँ घर पे आके, मैं सो गया हूँ, मैं कौन सा जाके बाहर किसी औरत के साथ सोया हूँ, मैं कहीं और सोया हूँ मैं तो इधर ही आके सोया हूँ, तुम लोग के पास ही था, घर में ही था, इधर से उठ के ऑफिस जा रहा हूँ। तो ये तो मर्द तो ये समझता है कि, और वो जो औरत की तन्हाई है जिसमें औरत को कोई सुनने वाला नहीं है, औरत को जब बात है लाइफ पार्टनर की, लाइफ पार्टनर में जो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है वो उसके साथ है, जो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है वो उसके साथ, जब वो कुछ कर ही नहीं सकते, डिस्कस ही नहीं कर सकते, मेंटल फेज अपना एक जैसा एक पेज पे नहीं आ सकते, अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की नहीं, किस किस्म की तन्हाई फिर औरत को आप देके आप कहते हैं सब कुछ पूरा कर रहा हूँ। जी हाँ, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है। असल तो मुद्दा ही यही है कि अपने रिलेशंस को बचाओ, इनको एक मैं आपको अपने वाक़या सुनाऊँ एक दोस्त का ना, वो शायद मैंने आपको बताया था पहले भी। तो बच्चों के लिए टाइम नहीं, बीवी के लिए टाइम नहीं, और नौकरी से करके आया रात को थका हारा, तो खाना भी बाहर से खा के आया, तो आके चाय का कप पिएगा तो उसके बाद सोने वाले पड़े हुए होते वो सारे के सारे। अब उसको नहीं पता कि औलाद का पूरे दिन का क्या बिहेवियर है, इसमें बाप का मकाम कहाँ पर है, बच्चों की बाप से दोस्ती क्या है, बीवी को सुनना, उसके प्रॉब्लम सुनना, उससे कम्युनिकेट करना, ये कितना ज़रूरी काम है। ये सिर्फ अब ये तो खैर यहीं पर ही है ना लोग जिनके मियाँ बाहर चले गए कमाने के लिए। आप अंदाज़ा करें कि उस घर में आइसोलेशन क्या होगी कि बीवी सिर्फ पैसे के इंतज़ार में बैठी है कि मियाँ ने शायद हर महीने की पहली तारीख को उधर से मनी ट्रांसफ़र करनी है, तो मियाँ किधर गया, दोनों की बॉन्डिंग किधर गई। तो जब मियाँ वहाँ से रिटायर होके घर आता है तो पता चलता है कि ना बीवी अपनी ना बच्चे अपने, इतना गैप दरमियान में है। बच्चे बाप को तस्लीम करने क्योंकि सारी ज़िंदगी हमें आपने तनहा छोड़ा है, हमें अपने पाँव पे खुद ही से खड़ा होना पड़ा है। आप किधर से आ गए अब ऑर्डर लगाने के लिए हमारे, हमें चलने दे ऐसे। अब क्या, अब रह ही कोई नहीं गया। अब मेरे एक बच्चा है, उसके पास ना वो बाहर ही होता है, उसने अपनी वालदा को बुला लिया कि आप मेरे पास आएँ, कुछ अरसे के लिए रहें। तो वालिद का विसाल हो चुका हुआ था, उसके वालदा तन्हा थी। तो मुझे कहे जी वालदा ने यहाँ पे आके ना खुश नहीं है। तो मैंने कहा क्यों खुश नहीं है, तुम बेटे हो, उनके साथ बैठो गपशप लगाया करो। कहते जी मैं बैठता हूँ। तो मैंने कहा क्या बातें करते हो। कहते जी मैं बातें करता हूँ कि जनाब देखें मुल्क में ये हो रहा है, फलाना ये हो रहा है। मैंने कहा हु केयर्स, तुम्हारी अम्मा को इसकी क्या परवाह है। देखिए इंसान जब तक मुस्तकबिल के प्रोग्राम बना रहा होता है ना, जवान होता है। बुढ़ापा क्या होता है कि अगले प्रोग्राम ख़त्म हो गया, अब पिछली ज़िंदगी वो एंजॉय करता है। मैंने कहा उनके साथ बैठो, अपने बचपन की बातें करो, उनके जवानी के किस्से सुनो, उनके अम्मी के किस्से सुनो, उनके साथ माजी डिस्कस करो। तो 2-3 दिन बाद फ़ोन आया, कहता है जी वो तो बहुत हैप्पी हो गई हैं क्योंकि मैं उनके साथ पुरानी बातें डिस्कस करूँ। कहते मैं पुरानी बातें इसलिए नहीं डिस्कस करता था कि वालिद साहब का जिक्र आएगा तो अम्मा उदास होंगी। और मैंने कहा भाई उनका जहान ही ये है, अब उन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन के नए प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना। बेशक बहुत सही बात बोली है। हाँ ये बातें क्यों भाई, उनका तो सब कुछ जीना, सब कुछ जिंदगी, सुकून खुशी सब उन्हीं के साथ जुड़ी है। गाँव की बातें करो, उनकी सहेलियों की बातें करो, उनकी जवानी की बातें करो। सैड हो जाएंगी, सैड क्या है बल्कि वो कथारसिस निकलता है, अच्छा कोई ऐसा दुख तकलीफ याद पेन निकल जाता है बाहर। आपको कहना चाहिए कि हमदर्द लोग चाहिए होते अपने बुढ़ापे में। ये मियाँ बीवी के रिलेशन में एक बहुत बड़ा फैक्टर हमदर्दी होता है कि एक दूसरे के दर्द को महसूस करना। जब हम ये जो है ना दिल का कठोर होना जिसको कहते हैं, कठोरपन, सख्त हो गया दिल हमारा। सख्त दिल होता है जब आप फ़ानी चीज़ों के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। फना की चीज़ें हैं ये। सर मैं एक और चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। मोस्टली लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान में शादी करते हैं, पेरेंट्स शादी करवा देते हैं, ठीक है, कि बच्चे को बाहर भेज दें तो कहीं किया पांचा ख़राब किसी गोरी के साथ सेट ना हो जाए या बुरी आदतों में ना पड़ जाए, तो यहाँ पे पाकिस्तानी किसी लड़की से शादी करा दो, उसके बाद मुल्क से बाहर भेजेंगे सेट होने के लिए, पैसा कमाने के लिए, डॉलर पाउंड कमाओ जाके। अब जब वो लड़का जाता है वहाँ पे,
ठीक है, अब जिस लड़की के साथ, बच्ची के साथ शादी हुई होती है उसकी, अपने बच्चे भी बनाता है, ज़ाहिर सी बात है वो भी उसके ऊपर छुट जाता है। अब उस औरत की क्या ज़िंदगी जिसके पास वो 6-6, 8-8 साल जो है वो आता नहीं है, 2-2 साल नहीं आता, 3-3 साल नहीं आता, या 6-6 महीने भी मैं कहती हूँ नहीं आता। तो उस औरत की क्या ज़िंदगी कि वो उसके बच्चे पाल रही है, उसके घर वालों को देख रही है, अपने ससुराल वालों की खिदमत कर रही है, सब कुछ कर रही है, ठीक है, और एक ब्रेड एंड बटर के लिए वहाँ पे जाके मुल्क से बाहर पाउंडों में कमा रहा है। उससे बेहतर नहीं है पाकिस्तान में रह के भले थोड़ा कमा लेता, मगर अपनी बीवी के साथ अपने अच्छे पल तो गुजारता, अपनी औलाद को अपनी कोई तरबियत और अच्छी ज़िंदगी तो देता, अपने बच्चों की खुशियाँ अपनी आंखों से तो देखता, उनके साथ खेलता तो सही। बिल्कुल, कितनी कीमती बात की है आपने। ये दौलत इंपॉर्टेंट थी जो वहाँ पे भेज दिया कि भाइयों को सेट करो, सबको सेट करो। माएँ भेज देती हैं, बाप भेज देते हैं, तू जा, तू बकरा बनेगा, तूने सेट करना है। सारे भाई मिलके एक ही भाई को धक्का लगाते हैं, तू जा, तू कमा, तूने सेट होना है, तो तेरे पीछे हम लगे हुए हैं, तेरे वो आसरे पे। तो उसके बीवी बच्चे वो क्या है, वो देखें वो खोता गाड़ी पर सवार है बेचारे, उनकी लाइफ कोई नहीं है उन बच्चों की, कोई लाइफ नहीं रह जाती। तो ये जो माइंडसेट है ना पाकिस्तान में हमारे कुछ ऐसे पेरेंट्स का, ऐसे कुछ घरानों का, जो जानबूझ के औरतों को बहुएं लाते हैं, उनको तन्हाई का शिकार कर देते हैं, और फिर झूठ, ये कोई तारीफ नहीं है कि 4 लोगों में बैठ के आप कहते हैं हमारी बहू तो बहुत अच्छी है। नहीं चाहिए ऐसी अच्छी बहू, उसको तन्हाई का शिकार कर दिया, मेंटल सिचुएशन खराब कर दी उसकी, उसको उसका शौहर चाहिए। अब बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। एक बच्चे ने मुझे बाहर से फ़ोन किया, उसने कहा कि सर यहाँ पे ना सऊदीया में ना वो उन्होंने लगा दिया कि हर बच्चे का और बीवी का 400 रियाल जमा करवाने। अच्छा, ये साल के, जी हर बच्चे के हिसाब से आपने ये सरकारी फ़ीस से जमा करवानी है। ओके। तो उसने कहा कि जी 400 थी या 4000 थी, मुझे सही याद नहीं। उसने कहा जी बड़े पैसे बन जाएंगे, तो ऐसा ना करूँ कि मैं बच्चों को पाकिस्तान भेज दूँ, वहाँ पे घर ले देता हूँ, ये पैसे बच जाएंगे। और मैं कहा भाई पैसे तो बच जाएंगे, तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ हैं, शुक्र अदा कर, बीवी तुम्हारे साथ है, शुक्र अदा कर। और मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है कि क्या क्या रिजल्ट निकल रहे होते हैं इनके, मियाँ किधर तो बीवी किधर, तो बच्चे किधर। सही बात है, तबाही तबाही पड़ी हुई होती है, और इल्ज़ाम सारा लग रहा होता है जो कि मैं तो अपने माँ बाप के पास छोड़ के गया था। मैं कहा अल्लाह का शुक्र अदा कर, पैसे बचते हैं ना बचें, घर बच जाएगा तेरा। क्या बात किया। तो मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ कि भाई या तो बच्चियों को साथ भेजें या ना करें रिश्ते। बिल्कुल ऐसे जगहों ये वाला लालच जो है ना कि मुंडा बाहर होता है, ये बड़ा ही घटिया लालच है। मैं आपको बताऊं, जिंदगियां तबाह हो जाती हैं इसके पीछे। वो उधर ही रह जाएगा, ये इधर ही रह जाएगी। मुझे वाकई ये फीलिंग होती है कि एक औरत की ये ख्वाहिश नहीं है कि उससे अच्छे जूती, कपड़े, महंगे ज्वेलरी, अच्छा खाना पीना, रेस्टोरेंट, गाड़ियाँ ये चाहिए। एक औरत को उसका लाइफ पार्टनर चाहिए, उसकी ज़िंदगी चाहिए, जो उसकी सुने, उसके साथ टाइम स्पेंड करे, उसके साथ बैठे उठे, खाए पिए, खेले कूदे, मज़ा करे, गाए, रोमांस करे, सब ये चाहिए औरत को। यार औरत को भी तनहा करके रखा हुआ है। एक ब्रेक लेते हैं। अच्छा, अब सरकारी मुलाजमों के ऊपर भी बात करना चाहूँगी, इस पर भी रोशनी डालिएगा, ठीक है। सरकारी ज़िंदगी जो है ना वो 30-35 साल अपने ऑफिस में गुजारती है, बच्चों के साथ गुजार ही नहीं सके सरकारी जॉब, बीवी के साथ भी नहीं गुजार। अब जब रिटायर हो गए उसके बाद अब बाहर दोस्तियाँ ढूंढना कि कहीं कोई बुढ़ापे में कोई मिल जाए, टाइम गुजर जाए, बस टाइम गुजरे, वेले टाइम गुजरे। अब जो औलाद है ऐसी बिज़ी हो गई है क्योंकि उसने अपने बचपन में देखा कि हम वेले थे, हमारे पास टाइम ही टाइम था, हमारे माँ बाप ने हमें टाइम ही कोई नहीं दिया। अब जो अब्बा जी फ्री हुए तो अब्बा जी के ही नक्श के कदम पे चल के तो बच्चे बिजी हो गए अपनी जवानी में। अब क्या होगा इस तन्हाई का, इसका लेवल क्या है? ये तन्हाई नहीं है, ये बदला है। जवाब सही बोला है। बदला ही है, ये बदला है। देखें कि आपने जो दिया है ना, हाँ। जो कीती सो अगे आनी, दूध दा दूध पानी दा पानी। आज जो बोगे कल वो काटोगे, ये तो फार्मूला पक्का पक्का कर्मा है, कर्मा है, कर्मा है। ये हो के रहना है आपके साथ। अगर आप अपनी औलाद को अपने साथ अटैच नहीं कर रहे हैं तो कल को वो डिटैच्ड ही रहेंगे। वो तो पहले भागना चाहते हैं कि अब्बा घर में आ जाए तो बच्चे दायमा होने शुरू हो जाते हैं, मिजाजों के इतने फर्क हो जाते हैं। वो सरकार साहब कहते थे कि घर में ना कानून ना नाफिज किया करो, घर में मोहब्बत नाफिज किया करो, ताकि मोहब्बत से रहा करो घर के बीच में, बच्चों के साथ मोहब्बत से रहा करो, बेगम के साथ मोहब्बत से रहा करो।
मैं अक्सर कहता होता हूँ कि भाई अपने घर वालों को फतह ना किया करो, इनके सामने शिकस्त ले लिया करो। जाओ, दुनिया पड़ी है, फतह करो, झंडे गाड़ो, मल्टीनेशनल बनो, इंटरनेशनल बनो, जाओ काम करो, अपनी शख्सियत बनवाओ। और ये 4 लोग तुम्हारे घर के जो हैं, तुम इन्हीं के ऊपर ही सारा गुस्सा, इन्हीं के ऊपर ही सारी फतूहात निकालनी है तुमने। इनको माफ़ कर दो, ये अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारे सहारे दिए हुए हैं। अगर आज तुम खुदा ना खास्ता बेड रिडन हो जाओ, कौन है तुम्हारे आसपास? यही लोग हैं। सुकावत साहब कहा करते थे कि जिन लोगों को तुम्हारे जाने के बाद वाकई दुख होगा, तुम समझते हो, उनको ज़िंदगी में खुशी ज़रूर दे के जाओ। अब आप उनको खुशियाँ नहीं दे रहे हैं, आपने तो अपना कानून नाफिज किया हुआ है। मैंने क्या किया? मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने फ़ीसें नहीं दी तुम्हारी। और फ़ीसें तो दी हैं, कभी साथ चल के उधर अटेंड भी करना था कि क्या मसला क्या है मेरे बच्चों को, कहाँ पे इनकी ज़रूरत क्या है, किसी ने बुली किया है इसको, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, कहीं तुम कमज़ोर हो, आओ मैं तुम्हारा सहारा। बाप ये होता है बाप। पैसे अर्निंग मशीन नहीं, ATM नहीं होता खाली। ये तो अब रिवाज पड़ गया है, पैसा पैसा और ढेर पैसा। ये हॉलिक हो गए हैं, जैसे अल्कोहलिक होते हैं ना, ये शॉपोहॉलिक हो गए। चीज़ें खरीदने का, बस ये सारा कुछ करने का। तो खुदा का नाम लें, अपने रिलेशन बचाएं, अपनी तन्हाइयाँ बचाएं। इनको आबाद करना है तो ये फना के देश से निकलें, बका के देश को समझना शुरू करें। फानी आपने देखा है शॉपिंग पे जाएंगे मर्द हजरात अपनी बेगमात को, बेगम पूछेंगी ये कैसा लग रहा है, जल्दी करो, हाँ मैं फ़ोन पे हूँ, हाँ अच्छा हाँ जल्दी करो, हैव टू गो, बस आधा घंटा है तुम्हारे पास, ले लो जो लेना लो, ओके। अब वो तन्हा है, बाजार में भी तन्हा है, रश में भी तन्हा है, उसको कोई बताने वाला नहीं क्या पहनूं क्या। यही तो खुशी के लिए बाजार निकली थी वो। हालांकि देखिए मर्जी औरत ने अपनी ही करनी होती है, लेकिन वो पूछ रही है आपसे, आपको इन्वॉल्व कर रही है। जो लेना ले लो, जल्दी करो। अब तन्हाई है, ये तन्हाई है ना जी, ये तो साथ नहीं है। एक और तन्हाई का पहलू आपके साथ छेड़ूं। बच्चे होते हैं ना, बच्चे, अब घर में माहौल बनाया हुआ होता है पेरेंट्स ने, खासतौर इधर माओ को भी शामिल करूंगी। ये बोलना है, इसके आगे नहीं बोलना है, यहाँ तक बात हो सकती है, ये बात बुरी है, ये बात सही है, खबरदार जो यारी बात की, खबरदार जो इस बात पे डिस्कस किया, ये सवाल नहीं पूछना, बाबा आ रहे हैं, चुप हो जाओ, डर जाओ, ठीक है, आज बाबा को बता दूंगी ये वाली बात। बाप कहते हैं अम्मी को बताया, अम्मी को बिल्कुल ये बात पसंद नहीं, अम्मी के सामने ये बातें मत करना। अब बच्चे जो है ना उस माहौल में इस तरीके के एडजस्ट हो गए हैं कि वो अगर अंदर से जो खुद फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन को, घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, या कुछ चाहिए, या ज़िंदगी में कोई चीज़ सिचुएशन सोच रहे हैं, या कोई नई चीज़ देख रहे हैं, ख़ास तौर पे टीन एज वाली एज, तो उसमें वो सवाल नहीं कर सकते। उनके पास सिर्फ एक लिमिटेशन है, वो ये बोल सकते हो, ये कर सकते हो, बड़े बैठे यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ कमरे में बैठो जाके, बड़ों के बीच में क्यों बैठे हो, ऐसी चीज़ें कि उनको अपने हिसाब से रूल कर दिया है। अब वो बच्चा अंदर से इस तरीके से तन्हाई का शिकार हो गया है कि उसके अंदर के जो सवाल है वो सुनने के लिए उसके अपने घर वाले, अपने माँ बाप तैयार नहीं है। बिल्कुल सही कह रही। वो जो साइलेंस है ना कि बच्चा इतना बोल सकता है, तुम्हें मैं जो कह रहा हूं उतना बोलो, इससे आगे नहीं कर सकते तुम, बस चुप हो जाओ, खबर जो बोला, ये सवाल क्यों किया, जाओ यहां से। अब बच्चा अंदर से तन्हा है, वो ये अपने सवाल किसको सुनाएगा। मैं ना एक दिन सुबह नाश्ता लेने के लिए गया, तो बेकरी के बाहर मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया, सिगरेट पीता था वो। उन्होंने कहा मैं कर ले आओ, मैंने सिगरेट पिया। अच्छा खाली पेट था, मुझे वो सिगरेट कहीं लड़ गया, ऐसे ना मुझे चक्कर से आने शुरू हो गए। मैं वापस आया ना तो मुझे अब वो चक्कर से आने, ऐसे हिल रहा हूँ मैं। नाश्ता ला के दिया तो वाले साहब ने ना ऐसे मुझे देखा, ऑब्जर्व कर लिया, तो कहते हैं सीधे खड़े हो जाओ। अब मुझसे सीधा ना खड़ा तंबाकू के गोते आ रहे हैं। अच्छा फिर तो मुझे कहते हैं सिगरेट पिया है, मैं कहती सिगरेट पिया, कहते हैं बैठ गए। तो कहते हैं वो अम्मी को कहा कि इसको नाश्ता कराऊं अच्छा सा, और तुम नाश्ता करके थोड़ी देर सो जाना। मैं सो के नाश्ता किया, सो गया मैं। उसके बाद सो के मैं उठा तो बड़ा फ्रेश, और सुबह मुझे गिल्ट भी बड़ा हो कि यार मैं सुबह एवं सिगरेट पी लिया मैंने। मैं सिगरेट नहीं पीता था उस वक्त, तो ये मैंने क्या किया। तो मुझे अब्बू ने एक दफ़ा नहीं डांटा इस बात के ऊपर
कि तुमने सिगरेट क्यों पिया, ख़बरदार तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। मैं एक प्रॉब्लम में था, मुझे चक्कर आ रहे थे, उन्होंने उस प्रॉब्लम को सबसे पहले डायग्नोज किया, उसका हल किया। अब अगर वो मोहब्बत से ना डील करें मुझे, तो मैं तो फरार हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे एक जानने वाले, उनका बेटा ना शीशा पीते हुए पकड़ा गया। बेगम ने रोज़ शिकायत की कि ना इसकी गाड़ी डिग्गी में से ना शीशा मिलता है, वो शीशा पी रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। तो उन्हें 2-3 दिन सुना तो उनको ये पता था कि अब मियाँ जो है ना अच्छी खासी कि यहाँ 5 क्लास करेगा बच्चे का। उन्होंने कुछ नहीं, एक दिन खुद बैठ के ना उन्होंने शीशा पिया कुछ नहीं, कहते हैं मुझे बनाना नहीं आता, मैं इसको पीना चाह रहा हूँ, मंगवाया ख़रीद के, अब उसको पीना चाह रहा हूँ, कैसे पियाऊँ, बनाया, अपने बच्चे को साथ बिठाया और उसको साथ बिठा के शीशा भी पिला दिया। तो उन्होंने पूछा बाद में कि आपने ये क्या किया, मैं तो आपको बोल रही हूँ बुरी चीज़ है, आप उसको बिठा के शीशा पिला। कहते हैं वो बुराई जो बाहर जाके दोस्तों में करेगा, क्यूरियोसिटी होगी, वो मैंने खुद बैठ के करा दी। जो मेरे साथ बैठ के उसने कर ली ना, उसको पता ही अब बुरा है, खांस के कमरे में सोने गया, आइंदा नहीं करेगा। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। ओके, वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं तन्हाई की। कुछ और कहानी आप सुनाना चाह रहे थे? मैं मैट्रिक में था तो एक दिन ना मुझे स्कूल से लेने के लिए आए सरकार वाले सब, तो मुझे कहते हैं तुम्हें वीडियो गेम का पता है? मैंने कहा नहीं जी, अभी कोई नई चीज़ ही आई थी वीडियो गेम। कहते हैं अच्छा। मुझे वो लेके ना एक वीडियो गेम की दुकान में चले गए। उसकी भी जो मशीनें लगी होती हैं, वो कॉइन से मिला करते थे, ऐसे करके डाल के तो खेलते थे। तो मैंने देखा बड़ी फैसिनेटिंग, बड़ी मज़ेदार जगह थी। तो मुझे ना आपने कुछ कॉइन दे दिया। और गर्मियों के दिन छुट्टी, दोपहर की 1-1:30-2 बजे का टाइम, तो वो आप ना वहीं पर ही एक बेंच था और उसके ऊपर बैठ गए, पंखा एक लगा होता था वीडियो गेम का। तो मैंने वो थोड़ा सा खेला तो मुझे समझ में आ गई इसको कैसे खेलते हैं। मैं को घंटा खेलता रहा जी वहाँ पे, और वो 1 घंटा ना वहाँ पे बैठे रहे। तो अब वो मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया वीडियो गेम के साथ, इसलिए कि मेरा बच्चा कहीं आइसोलेटेड ना फील करे कि सारे बच्चे खेलते हैं, मुझे पता ही नहीं है इस बात का। मुझे हालांकि लोग बचाते हैं इन चीज़ों से, ड्रामों से बचाओ, फिल्मों से बचाओ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से बचाओ। मुझे सरकार ने खुद डोर गुडी लेके थी कि ये लो उड़ाओ इसको तुम। तो अब जब वो मुझे किसी चीज़ से मना करेंगे तो मेरे अंदर तो वो रिगार्ड मौजूद है कि ये पहले से ही मेरे साथ कितना अच्छा कर रहे हैं सलूक। तो अब अगर इस चीज़ से मुझे वो रोक रहे हैं तो डेफिनेटली ये कोई बहुत ही ख़राब चीज़ है। ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है आपका अपने वालिदैन के साथ, आप बिल्ड नहीं कर रहे हैं। आइसोलेशन वहाँ पे शुरू होती है कि बच्चा ये देख लें, अब कितने सारे बच्चे बच्चियाँ खुदा ना खास्ता ड्राइवर ख़राब, मुलाजिम ख़राब, कोई और ख़राब, बच्चे बच्चियाँ वालिदैन को बता नहीं सकते क्या हो रहा है उनके साथ। इतनी आइसोलेशन हो जाती है। सही कह रहे हैं आप। अगर वो आपके साथ दोस्ती में हो, अगर आपका उनके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ, आपको उसके चेहरे के उतार चढ़ाव से पता चल जाए कि कुछ गड़बड़ है, ये क्यों तन्हा रह रहा है, ये क्यों इसके साथ ऐसे हो रहा है। ये इग्नोरेंस माँ बाप की होती है कि बच्चों के साथ वो बॉन्ड ही नहीं बिल्ड कर पा रहे होते कि उनको समझ आए। अब मैं छोटी सी आपको बात बताइए कि मैं सिगरेट पी के आया तो ऐसे में चक्कर से आया, तो मेरे वालिद साहब ने उस वक्त ही मुझे ऑब्जर्व कर लिया कि कुछ गड़बड़ है। हर वक्त का चेहरा सामने का नज़र आता है, उनको तवज्जो थी अपने औलाद के साथ। मैं 5 मिनट लेट होता था ना तो मेरे वालिद साहब गेट पे खड़े होते थे, मोबाइल का दौर नहीं होता था, तो मुझे कहते थे तू 5 मिनट लेट हो गया। तो बस जी वो ज़रा वैगन से उतरते देर हो गई थी, मैं स्कूल से लेट आया था। लेकिन तवज्जो ये कि गेट पे खड़े होते थे कि कहाँ रह गया, 5 मिनट क्यों लेट आए, इसके आने का टाइम था ये वाला। तो कहाँ गई आपकी तवज्जो अपनी औलाद के लिए? तन्हाई का शिकार कौन कर रहा है? वो मैं कहता हूँ ना कि एहसास ना मर जाए आपका। ऐसे ही है। आप बेहिस चीज़ों के पीछे जब आप भागना शुरू करते हैं ना, तो आप भी एक सोफ़ा कुर्सी बन जाते हैं, बेहिस्सी चीज़ बन जाते हैं। ATM जैसे बेहिस्सी एक चीज़ है। ऐसे ही है। तो कमाना मना नहीं है, ये ताल्लुकात ख़राब करना मना है।
ऐसे ही है। अच्छा, मैं ना कबूतरबाज हो गई थी। मेरा भाई, जो बड़ा भाई है ना, वो और हम दोनों मिलके ना, हमने 100 कोई 80-90 कबूतर ऐसे करते करते क्वांटिटी हम 100 पे चले गए। हमारे कबूतर इतने, हमने कबूतरबाजी इतनी फुल सीन ऑन। कभी छत से गिर के हाथ टूट रहा है, कभी भाई की टांग टूट गई, लकड़ी सीढ़ियाँ भी नहीं, अम्मी ने वो सीढ़ियाँ ही तोड़वा दी। हम लकड़ी की सीढ़ियाँ चढ़ के तो ऊपर जाने लग गए। इतने बुरे हालत हमने, मतलब इतनी कबूतरबाजी का फतूर। तो हम आइसोलेट हो गए घर, 8 भाई बहन है, आइसोलेट हो गए। मैं और भाई बस ऊपर छत पे ही रहते थे। स्कूल से आए डास ऊपर, स्कूल में दिल नहीं लग रहा, कुछ नहीं। सब ने अम्मी को कहा ये बच्चे बिगड़ते जाने, दोनों भाई बहन, और जोड़ी भी क्या, भाई बहन की। भाई मुझसे 2 साल बड़ा था। तो ये क्या कबूतरबाजी है? तो लोगों से, चीज़ों से, टीवी नहीं देखते, कुछ नहीं, बस सारी सारी रात भी इनको आवाज़ आए तो घुट रहा हूँ दाना डालने चले जाएंगे। तो लड़की होके कबूतर पकड़ती है, मुँह पे पर पकड़ती थी, मैं उनको ऊपर धागा लगाती थी। तो अम्मी को उन्होंने कहा ये लड़की पागल वागल हो जाएगी, तो ये आइसोलेट हो गई है। अम्मी ने खुद मेरे साथ बैठ के ना ऊपर छत पे कबूतर को दाना डालना शुरू कर दिया। अम्मी ने हमारे साथ खुद चबूतरा बना दिया, किचन ऊपर ओपन छत पे खोल लिया। कि अम्मी ने हमारा पूरा जो है ना एटमॉस्फेयर छत पे ही कर दिया कि हम डिस्टर्ब होते थे कि हमारे कबूतरों को दाना देना, यहाँ शोर हो रहा है, हम पागल हो गए थे। मगर ये था कि अम्मी ने हमारे साथ हमें आइसोलेट करने के बजाय उस चीज़ में, उस हैबिट में, उस हॉबी में अम्मी ने अपना भी दाना डाल दिया। बहुत अच्छा, ताल्लुक बचा लिए, ताल्लुक बचा लिया, ताल्लुक बचा लिया। हम पागल हो गए थे, आपको यकीन करें, हम हर कोई बुरा लगता था, जहर लगता था। हम कहते थे हमारे कबूतर, बस नहाया नहीं, धोया नहीं, खाना नहीं खाया, कुछ नहीं, बस कबूतर। तो बच्चों की हॉबीज़ के हिसाब से भी अगर बच्चे किसी तरीके से कहीं आइसोलेट हो रहे हैं, अच्छी या बुरी हॉबी से, पेरेंट्स ने अपना दाना डालना है, मुझे लगता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी प्यारी मिसालों से। मुझे लगता है कोई एक भी सबक हासिल कर ले, और कोई एक फैमिली, कोई एक बाप जो है अगर आइसोलेट का शिकार ना हो, आइसोलेशन में जाके डिप्रेशन में ना जाए, कोई एक बीवी, कोई एक औरत अगर आइसोलेशन का शिकार ना हो, और बच्चे ख़ास तौर पे जहाँ पे फ्रीडम दी जाए बच्चों को कि आप हर किस्म का कोई भी सवाल करना करें, हम पेरेंट्स हम बैठे जवाब देंगे, ना कि उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए, तो कभी आइसोलेशन का शिकार नहीं होंगे, बुरी आदतों में नहीं पड़ेंगे। थैंक यू अगेन, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अभी जो मेहमान हमारे पास मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे स्पेशली रमज़ान के हवाले से। आपको पता है रमज़ान शरीफ जैसी आते हैं तो फिर उसमें हमारी सेहत बेहतर होनी चाहिए, मगर अक्सर आपको पता है क्या होता है, रमज़ान में हमारी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती है। कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं हम? अल्लाह ताला ने तो हमें रमज़ान का महीना इसलिए दिया है कि हम तो अपने नेकी, अपने अमाल पे काम करें, अपनी सेहत पे भी काम करें ना, मगर हम ऐसी कौन सी उल्टी सीधी हरकतों में पड़ जाते हैं जहाँ पर हमारी सेहत ही ख़राब हो जाती है। मोस्टली रमज़ान में क्या होता है, आपका जो फैटी लीवर है ना, उसके केसेस बहुत सुनने में आते हैं, बहुत इश्यूज़। एसिडिटी जो है उसकी बड़ी बीमारियाँ सुनने को मिलती हैं, कॉन्स्टिपेशंस के पेशेंट्स बढ़ जाते हैं, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। इतना पानी पी लेते हैं, इतना खाना खा लेते हैं कि उसके बाद उनका अपना आप उनसे जो है ना संभाला नहीं जा रहा होता। तो हमारे पास डॉक्टर उस्मान नईम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं जिनसे हम ये सारे सवाल करेंगे, ताकि इस रमज़ान हम अपनी सेहत का भी वैसे ही ख्याल रखें जैसे हम अपनी नेकी और अमाल का, क्योंकि हमें हमारी सेहत का भी तो जवाब देना है अल्लाह को। जब हमारा हिसाब किताब होगा तो हमसे पूछा जाएगा कि हमने अपने साथ क्या किया है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है? जी मैं ठीक। डॉक्टर उस्मान, हमें सबसे पहले बताइए कि हम कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं स्पेशली रमज़ान टाइम पे, क्योंकि देखिए एक हमारा स्केड्यूल होता है जिसमें हम सुबह, दिन और रात हम अपना खाना, शाम स्नैक, ठीक है, इस तरीके की लाइफस्टाइल को जी रहे होते हैं। अब जब रमज़ान शरीफ आता है तो हमारा, जब वो जो फाका टाइम हमारा होता है जिस वक्त हम कुछ नहीं खा रहे होते, तो उस टाइम पे ना हम बहुत भारी भारी फील कर रहे होते हैं। उस टाइम पे भी हम हल्के हल्के फील नहीं कर रहे होते हैं, एक्टिव नहीं फील करते। सहरी के बाद भी हमारा दिल करता है कि हम सोएं तो उसको उठे नहीं, ठीक है। हमारा पेट इतना फुल हो जाता है कि राइट आफ्टर सहरी या राइट आफ्टर हमारी इफ्तारी हमारे पेट में इतना पानी या खाना बढ़ जाता है कि हमसे सजदा नहीं होता। तो हमारी ये लाइफ किस तरीके से मॉडरेट कर सकते हैं हम अपनी ग़िज़ा को, अपनी चीज़ों को रमज़ान के टाइम पे? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो असूल जहन में ये रखें कि जितना भी खाएंगे वो 6 से 8 घंटे बाद मैदे से निकल जाना। जितनी मर्जी मिकदार में 1 पराठा खा लें, 4 खा लें, वो टाइम के साथ मैदे ने खाली होना है, इसलिए वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये, जो फूड की क्वालिटी है उसे चेंज कर लें। प्रोटीन अच्छे वाले आप ज़्यादा लें, कार्बोहाइड्रेट मुनासिब मिकदार में लें और थोड़े से फैट्स लें। अगर प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो ब्लॉटिंग भी नहीं होगी, एनर्जी लेवल्स भी मिलेंगे, नींद भी नहीं आएगी, खाने के बाद गनूदगी भी नहीं होगी,
और आपकी जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं वो भी चलती रहेंगी। सर अगर हम इसको बिल्कुल स्टार्ट से अलिफ बे पे ते से समझाएं देखने वालों को, आम इंसान को, कि जब हम खाना खाते हैं, जो मुंह में निवाला लिया हमने, इस लुकमे का जो सबसे पहले एक सफ़र है वो किधर जाता है, वो कहाँ जाता है, इस तरीके से हमें समझाइए ज़रा। सबसे पहले मुंह में आप खाने को चबाते हैं, लुआब उसके साथ मिलता है, फिर खुराक की नाली से मैदे में जाता है। मैदे में वो स्टे करता है। कितनी देर में जाता है, कितना टाइम लेता है अपने मैदे में फ़ौरन पहुंच जाता है। चंद मिनटों में मैदे में वो स्टे करता है, जिससे आपको फीलिंग आती है कि पेट भरा हुआ है। उसमें चाहे हम चाय पी रहे हैं, खाने के बाद रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, उसके ऊपर सब कुछ, वो केक, पेस्ट्री, सब कुछ। उस मैदे का साइज़ क्या है? मैदे का साइज़ हर किसी का डिफरेंट है, कुछ का बहुत छोटा है, कुछ का बहुत बड़ा है। तकरीबन 2 से 2.5 लीटर मैदे में एक टाइम पे फूड आ जाती है। कुछ लोगों के मैदे बहुत बहुत बड़े होते हैं। मतलब अगर मैं इस हिसाब से बताऊं, इतना कोई? हाँ, इससे डबल इतना कोई मैदा है। इतना मैदा इसके अंदर ये सारा जो है ना क्वांटिटी जमा हो रही है, चावल की जो पूरी इतनी बड़ी प्लेट हम बनाते हैं, सैलेड की, खानों की, हर चीज़ की, वो इस सारे इस मैदे के अंदर जमा हो रही है। ओह माय गॉड। और एट अ टाइम एक दफा उसने मैदे में जाना है और स्टे करना है। अब फॉर एग्जांपल ये सुबह का नाश्ता है, ठीक है, 2 पराठे, अंडे, इसके अंदर सब कुछ है, पानी, चाय, सारा कुछ, मीठा, खीर, सब कुछ, सूजी। अब ये आपका मैदे में कब तक रहेगा? दिन के खाने तक रहेगा? डिपेंड करता है। लिक्विड ने 2 घंटे में क्रॉस हो जाना। जो फैट्स हैं उनको 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। जैसे फ्रूट्स हैं वो जल्दी गुजर जाएंगे, सब्जियां हैं जल्दी गुजर जाएंगी, गोश्त थोड़ा टाइम लेगा, पराठा उससे ज़्यादा टाइम लेगा। इसलिए हाँ, लेकिन ये टाइम 8 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, 8 घंटे के अंदर उसने खाली होना है? खाली होना है। बीमारी है तो एक अलग बात है। मैदे से किधर जाता है? मैदे से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में। अच्छा, बड़ी आंत के बाद जिसम से उनका साइज क्या होता है मैदे की जो आंतें होती हैं? वो तो बहुत लंबी है, 7 मीटर तक। और कितनी चौड़ी होती है? उसकी क्या स्पेस? उसका डायमीटर जो है हर जगह का फर्क है। जिस तरह अपेंडिक्स है वो बहुत छोटी है। स्मॉल जो छोटी आंत है उसके आगे 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, आइलियम। तो इजीली गुजर जाता है? इजीली वहां से गुजर रहा होता है। फिर बड़ी आंत आ जाती है, जैसे कोलन कहते हैं। कोलन का नाम अक्सर लोगों ने सुना होता है। तो कोलन का डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है और उसके बाद फिर जिस्म से वो खारिज हो जाता है। अच्छा, इतना कोई टाइम लगता है उसको? अमूमी तौर पे जो चीज़ आप खाते हो और निकलते हुए अमूमी तौर पे 72 घंटे तक लग सकते हैं। 72 घंटे? हाँ, मैक्सिमम। वैसे 12 से 14 घंटे में क्रॉस हो जाता है। अच्छा, अब वो जो मैदे से अब उसने अपनी छोटी आंत, बड़ी आंत, इस तरह की चीज़ों में जो नालियों में गुजरना है, वो मैदे से जब खाना गुजर जाएगा उसको हम कहेंगे कि डाइजेस्ट हुआ है? हाँ, डाइजेशन के पार्ट है। मैदे में आपको मिलेगी तसल्ली के पेट में खाना है। वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है 8 घंटे बाद? हाँ जी। अच्छा, मैदा एम्प्टी हो जाता है। जिन लोगों की हमने एंडोस्कोपी करके अंदर से मैदा देखना होता है, हम चाह रहे होते हैं वो बिल्कुल खाली हो जाता है। तो उनको ओवरनाइट फास्टिंग 8 घंटे की, 8 से 12 घंटे की करवाते हैं। 8 घंटे बाद मैदा खाली हो जाता है। अच्छा, अब ये जो मैदे की जलन है, ये सब चीज़ें, ये क्या मिर्च मसाले, ये जो लाल मिर्चें खाते हैं, हरी मिर्चें खाते हैं, काली मिर्चें खाते हैं और कोई स्पाइसेस ऐसे खाते हैं, ये क्या उनकी वजह से मैदे में जलन वगैरह होती है? जिसकी मैदे की जलन की जो वजह है वो है उसकी सोजिश या उसका अल्सर। अच्छा, मैदे में जलन क्यों? मैदे में एक ही सेंसेशन उसने देनी है अमूमी तौर पे, या दर्द है या जलन है, जो पैथोलॉजिक। अच्छा, अब दर्द और जलन की वजूहात में पीछे है इन्फेक्शन, एच पाइलोराई, ये मसाला जात जैसे मिर्चें हैं वो एसिडिटी बढ़ाएंगे। दर्द की दवाइयाँ जैसे ये डिस्प्रिन है, पेन किलर्स, पैरासीटामोल नहीं, दूसरे वाले पेन, वॉरन वगैरह। अब ये वजूहात हैं। एनसेड्स तो सही करते हैं ना? अच्छा, ठीक करती है। हाँ, एनसेड तो एसिड कम करता है, लेकिन ये एंट एसिड सही करते हैं। एनसेड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो हैं वो इस जलन को बढ़ाती हैं। अच्छा। तो एच पाइलोराई हो गया, दर्द की गोलियां हो गई, मिर्च मसाले हो गए, और इसके अलावा कुछ जरासीम और भी हैं, कुछ वायरसेस हैं जो मैदे की सोजिश करते हैं। अच्छा, या उसका अल्सर बनाते हैं। ठीक। अल्सर और सोजिश को जिस्म ने बताना है कि मुझे अल्सर और सोजिश हो गई है, वो दर्द की सूरत में।
अच्छा, अब ये जो तेल वगैरह होता है ये क्या करता है, हमारे मैदे को कुछ ख़राब करता है जाके? तेल वाले खाने, मुर्ग मुसल्लम, फिर तरी वाले नहारियाँ, पाए, इसका क्या मसला आता है? क्या वो मैदे में ग्रीस जम जाती है कोई? जैसे अब जैसे कोकोनट ऑयल की अगर मैं बात करूं, इस मौसम में अगर हम डब्बा खोलें कोकोनट ऑयल का तो अंदर से जमा हुआ होता है, उसी तरह क्या खाना भी हमारे जाके जम जाता है जैसे घी जमा होता है फ्रिज में? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है ये तो कंफर्म बात है कि मैदे में से उसने गुजर जाना है 6 से 8 घंटे बाद, फिर और ये तेल ने मैक्सिमम क्या 12 खराबी की हमारे तेल ने जिस्म में, बॉडी में एब्जॉर्ब होना है ना। हाँ, जब बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, लिवर में से गुजरेगा, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सारा कुछ, उसका पार्टिकल्स बनेंगे तो वो नालियों में जमना है, खून की नालियों में, मैदे में नहीं। अच्छा, खून की वहाँ नालियों क्यों में नहीं जमता? वहाँ जाके वहां पे ज्यादा खतरनाक है। तो मैदे में क्यों नहीं जमता ये? मैदे में क्योंकि वहां पे तो हजम हो जाना है ना उसने। अच्छा, डाइजेस्ट की वजह से। उधर तो एंजाइम्स हैं जो उसे प्रोसेस कर देंगे। बड़ी आंत की नालियों में भी नहीं जाके जमेगा? खुराक की नालियों में तेल नहीं जमता। अच्छा, वो दिल की नालियों में, जैसे दिमाग की शरियानें हैं, दिल की शरियानें, उनमें जम सकता तो वो है। तो बहुत बारीक शरियानें भी होती हैं। हाँ, पर ये सब बताने का मकसद आपको पता है क्या है? डर जाए, जरा ख्याल कर ले। कॉलेज जो होता है या दिल का अटैक होता है वो इसी वजह से इसी होता है वजह ना, से होता नालियां है। बंद हो जाती अब हैं। समझ आया? तो रमजान में सबसे ज्यादा तेल ही है, पी रहे होंगे तेल, पी रहे होंगे हम लोग। ब्रेक लीजिए। अब हम अपने सवालों का जो है ना वो आपके सामने पन्ना खोलते हैं। ये बताइएगा मुझे कि ये जो रमज़ान में स्पेशली हम पेट में जो इतनी चीज़ें भर लेते हैं, जो हमारे मैदे की थैली में जाके फुल हो जाती है, फिर ख़ास तौर पे जो सहरी है उसमें इतना खाते हैं कि फिर खा के हमें ये भी पता होता है कि हमें सोना भी है, सारी रात अजियत में गुजरती है। फिर इस तरीके से हम अपनी लाइफ को कैसे मॉडिफाई कर लें? 2 काम करते हैं। एक तो खाना और सहरी जब टाइम ख़त्म होता है उससे आधा घंटा पहले अपना खाना ख़त्म कर लें और 10 मिनट की वॉक कर लें। और दूसरी बात ये है कि खाने से पहले पानी पी लें। जब सहरी का टाइम हो, खाना खा लें, उसके बाद आप पानी पीकर अंदर स्टोर करने के जहन के, इस तरह ना सोचें कि मैं जितना पानी पी लूँगा उतना मेरा टाइम गुजर जाएगा या मुझे प्यास नहीं लगेगी। तो इसलिए पानी पहले पी लें, सहरी से आधा घंटा पहले खाना पीना नहीं तो खत्म वो कर जब दें। पानी ज़्यादा पीते हैं तो क्या रुकता नहीं अंदर? नहीं, मतलब एक होता है ना पानी पी लेते हैं प्यास सारा दिन, basically- सुबह सारा दिन गुजर जाएगा, हाँ, तो लोग पानी रुकता है? बेसिकली इसलिए पीते हैं कि प्यास ना लगे। हाँ, इस तरह नहीं प्यास होता। भी, और ये कि पानी अंदर है हाँ। ऊँट की तरह। नहीं, उस प्यास असल में पानी या खुराक, वो प्यास क्यों लगती है? प्यास नमक जब ज़्यादा होगा तब लगेगी, शुगर ज़्यादा होगा तब लगेगी, या फिर कॉफ़ी वगैरह पी लेंगे तो डायूरीज होकर निकल जाएगा। तो नमक कम कर लें, चीनी कम इस्तेमाल करें सहरी में, तो प्यास नहीं लगेगी। अब वो दही दिल करता है ना चीनी के साथ, पराठे के साथ खा लें। थोड़ी डाल लें, थोड़ी डाल सकते हैं। थोड़ी डाल। अच्छा, तो इन चीज़ों की वजह से प्यास लगती है, नमक, चीनी, मसाले? अच्छा, रात के बचे। फिर ये अंडे से भी लोग कहते हैं प्यास लगती है? नहीं, अंडे से नहीं लगती, अंडे की सफ़ेदी से नहीं लगती, अंडे के साथ जो नमक होता है उससे लगती है। अच्छा, जर्दी से भी नहीं? जर्दी से भी नहीं है। ओके। ये चाय जो हम पीते हैं सहरी चाय से में, लगती जल्दी है। से कहते हैं चाय पी लो, सारा दिन तो चाय नहीं मिलेगी, चाय से कोई एसिडिटी वगैरह तो नहीं होती? क्योंकि सारे एसिडिटी भी बढ़ती है और प्यास भी लगती है। अच्छा, चाय में बेसिकली जो केमिकल है वो मैदे के अंदर तेजाब ज़्यादा पैदा करता है। तो सर चाय अगर इतनी कोई बुरी चीज़ है तो उसको नशा करार करके, उसको कोई बुरी बात कह के तो उसको बैन करवा दें जिंदगी में? इतनी खैर बुरी नहीं है अगर मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल की जाए। जैसे हर चीज़ की मुनासिब मिकदार, अब देखें ना, जिस तरह आप देसी घी है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उससे भी तो हार्ट अटैक हो जाता है, तो ये बुरी चीज़ थोड़ी है। मगर ये मैदा कैसे ख़राब करती है? चाय के ऊपर मैं स्पेशली बात करूँ, रमज़ान शरीफ में चाय की बड़ी तलब होती है, 2-2 3-3 कप एक साथ इफ्तारी के बाद रगड़ने थे, मतलब नींद आए ना चाय पीनी है, चाय क्योंकि जो पीनी, चरसी है चाय के थोड़ा ऊपर भी। एक्टिव कर, चाय के अंदर थियोफाइलिन्स केमिकल्स हैं जो बेसिकली थोड़ी एसिडिटी पैदा करने वाले जो सेल्स हैं उन्हें एक्टिवेट करते Why? हैं। It's mixture of the milk and the tea together, or when we combine नहीं, द together? केमिकल जो चाय का अपना केमिकल कंपोनेंट पत्ती है का? ना, हाँ, पत्ती का, हाँ। चाय की पत्ती का, वो एसिडिटी ज्यादा पैदा करता है। Not जिस तरह the कॉफी में कैफीन दूध है, and this, अच्छा, कॉफी की तरह। जिस तरह कॉफी में कैफीन है, इसमें थियोफाइलिन है, वो जब एक्ट करेंगे
एसिड बढ़ेगा। मगर कॉफ़ी तो आप लोग कहते हैं नुकसानदेह नहीं है, मोस्टली डॉक्टर्स कहते हैं कि आप सारा दिन में 2 कप वैसे अच्छी है कॉफ़ी, दिल के लिए अच्छी है, गुर्दे के लिए अच्छी है, सेहत के लिए अच्छी है, मेटाबॉलिज्म बेहतर करती है, इस तरह चाय भी लिहाज से अच्छी है, लेकिन एसिडिटी दोनों करती है। अच्छा, कॉफ़ी भी करती है, चाय भी करती है, एसिडिटी करती है। किधर बैठे हैं आप लोग? तो रील सारी जितनी सोशल मीडिया पे देखो सारी चाय के बारे में बात कर रहे हैं, इधर कॉफ़ी भी ऐसी है, मियाँ बीवी दोनों खराब है। कॉफ़ी ज़्यादा एसिडिटी करती है। हाँ ओके, ये ब्लैक कॉफी की बात कर रहे हैं सारी कॉफी जिसमें भी कॉफी कैफीन के बगैर तो नहीं कॉफी बन सकती ना। कॉफी का जो बेसिक कंपोनेंट है वो दूध के साथ है, पानी के साथ है, जिसके साथ भी है, वो जो वल्नरेबल पीपल हैं उनमें एसिडिटी ज्यादा करती है। एंड व्हाट अबाउट द पकौड़ेस एंड स्टफ, बिकॉज़ वी रियली वांट टू हैव पकौड़े में ये है कि बेसन तो अच्छा है। इंतजार करे बंदा पकौड़े ना खाए तेल में। नहीं, बेसन अच्छा है, बेसन अच्छा है, बेसन अच्छा है, कार्बोहाइड्रेट से बेसन तो अच्छा ही है। ओके, लेकिन उसमें सबसे बड़ा मसला ऑयल का है। फिर क्या करें? थूक पे पकौड़े तो नहीं तल सकते? नहीं, एयर फ्रायर यूज किया जा सकता है। अच्छा, गुड ऑप्शन, वेरी नाइस। या फिर उसे तवे के ऊपर वैसे पका लें। अच्छा, रोटी की तरह? हाँ, रोटी की तरह। बेसन अच्छा है ना, असल बेसन फायदा अच्छा देता है। मगर जो रेसिपी आप बता रहे हैं ना, मैं तो आपको अपने रेस्टोरेंट में कभी शेफ ना रखूं। ये वाली रेसिपी के बगैर बताए ना, दिल कर रहा होता बंदा पहले उनको डुबोए तेल में, उसके बाद उनको छन्नी से ऐसे क्रिस्पी आवाजें आ, और वो एक सेटाइटी तो बहुत ज्यादा है उनमें और मजे के भी बहुत लगते हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि अगर रोज खाएंगे तो महीने के एंड पे फैटी लिवर हो जाएगा। अच्छा, और ये जो हम फ्रूट चाट खाते हैं, कुछ फल होते हैं, कहते हैं किसी फल को किसी के साथ मिक्स करके उसकी इफादियत को मार देने वाली बात है। अब हम सारे फलों को मिक्स भी करते हैं, उसके साथ हम उसमें डालते हैं चटखोरी चीज़ें, चाट का मसाला डालेंगे, एक ऑरेंज वाला जूस आता है वो डालेंगे, ठीक है, गोल के पाउडर वाला, काली मिर्चें बारीक करके डालेंगे, उसमें काला नमक डालेंगे, ऐसी ऐसी स्पाइसेस, नींबू भी छिड़केंगे ऐसा, और सारे फलों का मिक्सचर है वो, तो अनार का रस भी डाल देंगे, जो जिस तरीके से। तो ये क्या इफादियत देगा हमें अंदर जाके, या फिर हमारा किया पांचा करेगा? फाइटोकेमिकल एक लफ्ज़ यूज़ होता है जो आपको एंटी एजिंग भी दे रहे हैं, आपके लिए एनर्जी लेवल्स भी अच्छे करते हैं और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ रही है, स्किन भी अच्छी हो रही है, एंटी एजिंग भी हो रही है फाइटोकेमिकल्स के साथ। फाइटोकेमिकल्स के लिए कहते हैं ईट द रेनबो, कि सारा कुछ रंग बिरंगी सब्जियां, रंग बिरंगे फ्रूट मिक्स करो और खाओ। तो सहरी या अफ्तारी में जो बेहतरीन कोई चीज़ हो सकती है वो फलों का मिक्सचर है, जितने खा सकते हैं खा लें। कर ले मिक्स में खासा, अच्छा कोई हाँ, ये ना हो कि कोई अंदर कोई खराब चीज हो, खट्टी चीज हो, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। मिक्स फ्रूट चाट इज हेल्दी, रेनबो इज द बेस्ट फूड। अब मसाले जो हम डालते हैं, ठीक है, अब ये जो फ्रूट चाट में मैंने आपको बताया चाट का मसाला, खटाई पाउडर, ठीक है, फिर और दूसरे मसाले जात, नमक, ठीक है, लाल मिर्च भी डालते हैं लोग थोड़ा सा स्पाइस करने के लिए। अब इस तरह की चीज़ें बता दें, काली मिर्च सब ऐड होती है चाट मसाला। उनका मसला ये है वो पर्सन टू पर्सन, एक तो ये है कि जब मसाला बहुत ज़्यादा होगा तो प्यास ज़्यादा लगती है, दूसरा प्रॉब्लम ये है नमक ज़्यादा होगा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और जो इनकी अफादियत है मसालों, मसाले भी कुछ बेहतर हैं, जैसे हल्दी है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, नमक है वो आपको ब्लड प्रेशर बेहतर करती है, लेकिन इनकी अफादियत ख़त्म हो जाती है जब इनका मिस यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा मिकदार में यूज़ होता है। काली मिर्च भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा मिकदार में यूज़ होता है। मुनासिब मिकदार में नमक और मसाला जात आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। उनमें कौन से अच्छे हैं? उनमें काली मिर्च अच्छी है, उनमें हल्दी अच्छी है, और पिंक सॉल्ट भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक नमक ही है ना। हाँ, कोई भी इन दोनों सॉल्ट में आ गए, पिंक सॉल्ट अच्छा है, ठीक है। और आखिरी बता दें, जो दूध और कोल्ड ड्रिंक को मिक्स करते हैं ना, वाइट सोडा मिक्स करके दूध के साथ बनाते हैं, दूध सोडा वगैरह, तो नॉट रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड। मैंने पीना था। दूध पी ले अकेला, सोडा हर सूरत में कभी भी रिकमेंडेशंस में आ नहीं सकता। अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो हरा वाला दूध अच्छा लगता था। चले कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा दिल तोड़ दिया रमजान में, मैं क्या करूँगी। अल्लाह हाफिज़, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक। एक मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और इनके बारे में आपको बताऊं, वैसे
अभी लड़कियों में आजकल क्योंकि ट्रेंडिंग में आ गया, लड़कियां भी कव्वाली करना शुरू हो गई हैं। सिंगर्स तो सुनते थे हम लोग कि लड़कियां सिंगिंग कर रही हैं, पर लड़कियां अब कव्वाली भी कर रही हैं। तो सबब जो है मेरे पास मौजूद हैं और अभी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, लोग उनको बहुत पसंद कर रहे हैं, सराह रहे हैं। एक डिफरेंट जॉनरे के साथ अपनी कव्वाली ट्रेंड को लेकर आई हैं और उसके अलावा आज हमने ख़ास तौर पे इनको मदऊ किया कि इनसे बहुत कुछ सुनेंगे भी और इनकी स्टोरी भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फ़िज़ा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मुझे बताएं कि ये आपको कव्वाली का शौक़ कैसे आ गया एकदम से? आप मतलब आवाज़ अच्छी होती है, लड़की तो लड़की कहती है मैंने प्लेबैक सिंगर बनना है या फिर मैंने गाने गाने, कुछ नए स्टाइल से सिंगिंग करनी, बट व्हाई द कव्वाली यू चूज़? कव्वाली मैंने चूज़ नहीं किया एक्चुअली। मैं स्कूल यूनिवर्सिटी तक जो थी नात सुफियाना कलाम पढ़ते थे। तो फिर जब मेरा स्टार्ट हुआ, मैंने यूथ कार्निवल विन किया था 2017 में केपीके में, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ, और भी थे आर्टिस्ट उसमें। केपीके से आप? नहीं, बेसिकली तो मैं पंजाब से हूँ, तो फिर वहाँ लेकिन केपीके में हुआ था यूथ कार्निवल। अच्छा, हाँ अच्छा ठीक है। हुआ वहाँ पे था, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे और मैं, हम सब मिल के वहाँ पर विन हम लोगों ने किया था। वाह। तो उसके बाद मुझे स्टार्ट मिला, रफ़ी पीर सुना ही होगा, आपको पता ही होगा रफ़ी पीर थिएटर का। हाँ, समीना पीरज़ादा, कौन नहीं जानता जी, बिल्कुल। तो मुझे पुतलियों को नचाती है, हाँ कल्चरल चीज़ों को हाँ प्रमोट करते हैं, कोई शक नहीं। और फिर मुझे चांस मिला कि मैंने उनके थ्रू जो है नेस्ले के 60 शोज़ किए थे। ठीक है। हम लोग सिटी टू सिटी मतलब जाते थे और वहाँ पे थिएटर होता था, उसमें मेरा एक छोटा सा उन्होंने पोर्शन रखा था जिसमें मैं गाती थी। अच्छा। हाँ जी, मैं गाती थी। और उसके बाद आवाज़ अच्छी थी, ऑडिशन जब हुआ मेरा वहाँ पे, तो सूफियाना टोन था, तो फिर मुझे सर लोगों ने कव्वालों के साथ बिठा दिया। तो वो फिर ऐसा सीन हुआ कि आपकी आवाज़ में जो है ना सूफियाना कलाम में कव्वाली सूट करेगी। तो फिर मैं उसी साइड पे, कुछ मैं खुद भी ज़्यादा बीबी आबदा जी को, उस्ताद नुसरत साहब को सुनती थी। कोई सूफियाना कलाम हमें फिर सुनाए ज़रा, हम यहीं से शुरुआत करते हैं। हाँ जी ज़रूर। मैं मौला अली अलैहिस्सलाम का कसीदा है जो कि मेरे उस्ताद का लिखा हुआ है और कंपोज भी उन्हीं का हुआ है, अली साजिद का। दम 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 मौला अली, थोड़ा सा आपकी नज़र करूँगी। ये माइक आपके पास है? सॉरी। ये अली साजिद भाई वही है जिन्होंने एक मेरा भी शायद सॉन्ग किया है। मैं उनकी है ना, स्टूडेंट उन्हीं की हूँ। हैं। हाँ, साजिद भाई बहुत अच्छा काम करते हैं, उनका काम बहुत बहुत अच्छा डिफरेंट है। हाँ। और फ़िज़ा मेरे OST भी ट्रेंडिंग में रहा लास्ट ईयर, वफ़ाओं के बदले, वो मेरा था। अच्छा, आप फिर ये सुनाए, उसके बाद अली साजिद का ही मैं भी एक सुनाऊंगी जो उन्होंने मुझे दिया था। चले आप पहले सुनाए। दम 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 मौला अली अली, 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 मौला अली अली, मौला अली, मौला अली अली, दम 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 मौला अली अली, दम 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 मौला अली अली, दम 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 मौला अली अली, मौला अली अली, मौला अली, मौला अली अली, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगा, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली अली ने जप दे जेड़े बन जांदे ने सिकंदर, पीर अली दे नारे लाके आखा मस्त कलंदर, लाल 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 लाल, हर दम दम मौला अली अली, दम 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 मौला अली अली, दम 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 मौला अली अली, मौला अली अली, मौला अली, मौला अली अली। क्या बात है जी, वाह वाह वाह। वही अली साजिद साहब का जो लिखा हुआ आपने जैसे सुना है, उसी तरह उन्हीं का लिखा हुआ एक उन्होंने भी मुझे सॉन्ग दिया था, वो मैं अब आपको सुनाती हूँ, आप भी सुनिएगा। जी जी। तू की मैनू छड़ना सी, तेनू आप मैं छड़िया, जिस दिल विच तू रहिंदा सी तेनू उथों कढ़िया, तू मेरी मोड़ दे अंगूठी, तेरी हर गल सजना झूठी, झूठा करदा सी मेरे नाल प्यार, बेवफा बेवफा छोड़ दे पीछा मेरा,
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लफ्ज कितने मजे के लिखते हैं, वजन मैं कितना। उनका एक सिग्नेचर है, आप कुछ भी कंपोज, जो भी आर्टिस्ट गाते हैं ना, पता चल जाता है कि उनका कलाम है। लेकिन ये है कि मैं समझती हूँ, पता नहीं पाकिस्तान का इल्म है, वो ओवरऑल है सारा, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको वो दाद नहीं दी जाती, दाद नहीं देते, ये दाद तो नहीं- कंजूसी उनके करते ये हैं। पीछे हो जाए, हम थोड़ा आ जाए बसूरे आ गया। ये बखील पने बड़े हैं दुनिया में। आपकी टोन बहुत अच्छी है, आप बहुत आगे जाएंगी। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। बस मैं ये कह रही हूँ ना, कुछ लोग अच्छे आपको मिल जाते हैं तो रास्ता आपको समझा देते हैं, आपका डाउन हाथ टू पकड़ अर्थ है लेते ना हैं। फिजा, बहुत डाउन टू अर्थ है। हाँ, मैंने उनके घर रोटी बड़ी खाई है उनकी रोटी बड़ी खाई है, उनके घर की पक्की रोटी बड़ी खाई है मैंने। अच्छा खैर, हम आगे भी चलते हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अब आगे किस तरफ जाना चाहती हैं? क्योंकि अब आप सूफी सिंगिंग में आ गई हैं। मैंने कहाँ आप जाना थोड़ा सा है, कलाम- जहाँ मेरी जगह होगी मैं खुद ही चली जाऊंगी। गा तो मैं रही हूँ, इंशाल्लाह मेरा 7 को पहला इवेंट है यूके बर्मिंघम में। अच्छा, ये 7 को फरवरी की। वाह वाह वाह। तो बाकी अभी एक इवेंट है, ये नहीं, साथ नहीं, कोई और भी इवेंट और भी हैं, 8 इवेंट है मेरे। 8 इवेंट और 18 को मे भी मैं वापस आ जाऊँ, 18 से वाह वाह वाह। यूके में जाएं तो नाम रोशन करके आए फिर पाकिस्तान का। हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह इज्जत देते हैं। मेरा तो है कि मैं तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा, जो मेरे अंदर फील हो रहा होता है मैं तो उसी हिसाब से गाती हूँ। बाकी कैफियत सामने वाले पे तभी तारी होती है जब आप खुद कैफियत क्या में बात हो। है। आपको वो आता है नुसरत अली खान साहब का, मेरा पिया घर आया ओ लालनी, जी, क्यों? आजा जरा। पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, हुण विछड़न होया मुहाल नी, मेरा पिया घर आया ओ लालनी, मेरा पिया घर आया ओ लालनी, मेरा पिया घर आया। बुल्ले शादी सेज सजाई, तारण वाले ने है तारी, तारण वाले ने है तारी। अल्लाह मिलाया साडी आई वारी, अल्लाह मिलाया साडी आई वारी, हुण विछड़न होया मुहाल नी, मेरा पिया घर आया ओ लालनी, मेरा पिया घर आया ओ लालनी, मेरा पिया घर आया। वाह क्या बात है, क्या लड़की है आप। कोई अगर आपने गीत भी सुनाना है तो आप हमें सुना सकती हैं खूबसूरत शायरी के साथ। अगर आपको कोई गीत बड़ा पसंद है, नूने वाला कोई पसंद है, कोई उनकी नहीं, मेरे खुद के गाने इतने ट्रेंडिंग में रहे हैं फिजा में, वो सुनाऊंगी। सुनाए ना, सुनाए कोई गीत भी सुनाए। मन बस मलंका ओएसटी मैंने गाया था लास्ट ईयर, वो ट्रेंडिंग में भी रहा था। है पहले शर्मा के मार डाला, आहा, फिर सामने आके मार डाला, साकी ना पिलाए तूने आखिर, तरसा तरसा के मार डाला, खंजर ना मिला तो वक्त दो से, तड़पा तड़पा के मार डाला। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ क्या कर रहे हैं। वाह। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। पहले शर्मा के मार डाला, फिर सामने आके मार डाला, साकिना पिलाई तूने आखिर, तरसा तरसा के मार डाला। हाय हाय, तुम्हें जिंदगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी,
तुम्हें दिल लगी जख्म पे जख्म खा के जी अपने लहू के घूंट पी आह न कर लबों कसी इश्क है दिल लगी नहीं दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी आहा ही वाह वाह वाह, गजलें भी गा लेती हैं आप? थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। मेहदी हसन खान साहब इनको सुनती हैं? मुझे लगता है मैं अभी बहुत पीछे हूँ। आबदा परवीन जी को सुनती हैं? बीबी जी को सुनती हूँ। आबदा परवीन जी का कौन सा ज्यादा, घड़ोली सुनती हैं? वो भी सारे, लेकिन मैं आप बीबी जी का सुनाऊंगी। यार को हमने जा बजा। ओए होए, शुरू हो जाए। यार को हमने जा, तू मिला भी है तू जुदा भी है, आहा तेरा क्या कहना, वाह, तू सनम भी है तू खुदा भी है, अरे वाह, तेरा क्या कहना। यार को हमने जा बजा देखा, वाह, कहीं जाहिर कहीं जाहिर कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। वाह, यार को हमने जा बजा देखा, क्या बात है। यार को हमने जा बजा देखा, तेरी सूरत से नहीं मिलती वाह, किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं मुमकिन हुआ कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं फानी कहीं बका देखा। वाह भाई, यार को हमने जा बजा देखा। तू को जा मन को जा, ये तो आप बहुत ही अच्छा पढ़ती होंगी। कंफर्म। तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम, या नबी वाह, सल्लू अलैहि वआलिही, बलगल्ला बिकमालिही, कशफत जब जमालिही, हसनत जमीअ खिसालिही, सल्लू अलैहि वआलिही। तू कुजा मन को जा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम, तेरे कुनूर ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। बहुत शुक्रिया सबा, बड़ा मजा आया आपसे मिलके। बड़ी अच्छी है आप तो, ये गुड सोल, अच्छी रूह है आपके अंदर, अच्छा काम करिए, बड़ी अच्छी ख्वाब रास्ते अच्छे आपके, आप बहुत आगे जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह का आप पे बड़ा कर्म है। थैंक यू फॉर योर टाइम, आते रहिएगा, अपना घर समझिएगा इसको, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।